उनका डॉक्टर जामदार जी महापौर पद के लिए जो खड़े हुए थे, उनका हार का कारण मुझे समझ में आता है कि चुनाव के पहले पर्चियां प्रत्येक घर तरीके से हर घर घर पर पहुंच नहीं पाई हैं, और जो वोटर वोट डालने गए तो बेचारे परेशान होते रहे, उनका वोटिंग लिस्ट में नाम ही नहीं था, और कई वोटरों का तो नाम ऐसा दूसरे वार्डों में नाम था, तो उसमें वो प्रचार वो अपना वोट डालने नहीं जा पाए, और जीत का एक सबसे बड़ा हार का कारण मुझे ये समझ में आता है। दूसरा, कुछ संगठनात्मक कमी भी ऐसी समझ में आ रही है कि उस समय संगठन के कार्यकर्ताओं ने शायद ऐसा काम नहीं कर पाया है उनका प्रचार का। और एक कारण और भी सबसे बड़ा मुझे समझ में आता है कि उनके खिलाफ जो गलत भ्रांतियाँ फैलाई गई थी, उसका प्रचार किया गया था विरोधी पार्टियों द्वारा, उसके कारण भी उसकी वो जो है राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी सफाई नहीं दे पाई। ये भी मुझे एक हार का कारण मुझे समझ में आता है। ये क्या है, जबलपुर में जो विकास हुआ है वो अच्छी सही तरीके से नहीं हुआ है। उदाहरण के लिए अपन जैसे ले लेते सीवर लाइन के, सीवर लाइन उन्होंने खोला और बनाया उन्होंने, उसके बाद 4 दिन बाद जो है जहाँ की गाँव हो गया, जनता एक दूसरी तरफ थी और यहाँ के पार्षदों ने तो ध्यान नहीं दिया है। ठीक, पार्षदों ने ध्यान नहीं दिया और राशन कार्ड का है जैसे, ठीक है ना, गरीबों का राशन कार्ड बना नहीं है। बड़े आदमी हैं, उन्होंने पैसे दे के ब्लैक से अपना बनवा लिया, 2 व्हीलर में आते हैं राशन लेकर अपना चले जाते हैं, और गरीब लोग देखते रहते हैं, ब्लैक नहीं लेना पड़ता है। मेन कारण ये भी है। और दूसरी बात ये है, जो सुरमापुर से आधार तक रोड बनना चाहिए, ये 6 महीने पहले सैंक्शन हुई थी, तो वो बनी है, लेकिन आधी बनी और आधी जीव पे क्यों रह गई। ये आधार कार्ड जो व्यापारी है वो देखते हुए हम लोगों ने इस बार कांग्रेस को ही समर्थन किया है, इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए। और कई मुद्दे हैं, ठीक है, ये आप लोगों से छिपा नहीं है, ये आप लोग भी जानते हैं, ठीक है ना। और कई घरों में नाली निर्देशन ऐसी कहने के लिए है कि साफ सफाई अभियान चल रहा है, ठीक, जहाँ कंप्लेंट की जाएगी वहाँ हो जाता है, जहाँ कंप्लेंट नहीं करते हैं ना पार्षद ध्यान देता है, ना कोई बाबू अधिकारी आपके ध्यान देता है। जब सीएम हेल्पलाइन कंप्लेंट करेंगे तब आप आपके दरवाजे आते हैं। ये सब शिकायतें सर कांग्रेस क्यों जीती? कांग्रेस को विजय बनाने का हम लोगों का मकसद यही है। तो क्या है कि हम लोगों ने ही इस बार बहुत ज़्यादा जोर दिया है, मीडिया का समर्थन किया हम लोगों ने, और उम्मीद भी रखते हैं ये विकास के मामले में खड़े उतरेंगे। ये जी, तो हमने वोट कांग्रेस को ही दिया इस बार, क्योंकि हम चाहते थे कि वो जीते, क्योंकि उन्होंने बहुत ही मतलब कड़ी मेहनत की थी, और हम कमल को ही देते आए हैं, बट आज इस बार हमने कांग्रेस को वोट दिया है। तो आपका ये कहना है कि स्थानीय निकाय में पार्टी नहीं मतलब व्यक्ति विशेष होता है? व्यक्ति विशेष है, इसलिए हमने वोट कांग्रेस को इस बार दिया है। तो एक्चुअल में जो अनु भैया हैं वो ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं, है ना, वो सभी जनता का सुनते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा लेवल का हो, वो सबसे मिलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। और वही जामदार सर के साथ ये है, डॉक्टर के साथ, कि वो मतलब हाई फाई हैं कुछ ज़्यादा ही, तो उनसे लोग जल्दी डायरेक्ट मिल नहीं पाते हैं, अपनी बात उनसे कह नहीं पाते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन नहीं हो पाता। इसलिए जनता ने डिसाइड किया कि जो हमारा सोल्यूशन देखेगा हम उसके पास जाएंगे, है ना। वो सोचते हुए जबलपुर के लोगों ने कांग्रेस को वोट किया है। कांग्रेस की जीत की वजह सबसे बड़ी ये लगती है कि बीजेपी ने जो अपना वादा किया था न, कि हमारी नर्मदा है, जो नर्मदा नदी है, तो उसको साफ़ करेंगे, गंदगी वहाँ से अभी भी वहाँ नाले में जाके मिल रहे हैं, पानी गंदा प्रदूषित हो रहा है। तो एक मौका कांग्रेस को भी देख के देखना चाहिए, जो कि अनु भैया बहुत ज़मीन से जुड़े हुए लोगों से जुड़े हुए हैं और उन्होंने काफ़ी काम करा है, तो हम देखना चाहते हैं कि वो भी इस क्षेत्र में क्या काम करके हमको दिखाते हैं। तो और दूसरा, जो पूरा शहर आज की डेट में पूरा अपना जबलपुर में जगह जगह खड्डे हैं और खुद ही पड़ी हैं सारी सड़कें, हम लोग गाड़ी से जाते हैं तो कितनी मुश्किल से हम लोग अपने गंतव्य तक पहुंच पाते हैं, तो वो चीज़ भी सही हो, इसी उम्मीद के साथ हमने कांग्रेस को वोट दिया है। अब देखते हैं। और मैंने कांग्रेस में इसलिए वोट दिया है क्योंकि अभी तक ब्यूटी इंडस्ट्री में किसी भी ने भी कुछ भी नहीं किया है, और हम चाहते हैं कि जो अनु भैया आए हैं तो वो हमारी ब्यूटी इंडस्ट्री के लिए कुछ करें, कुछ हम लोगों को उसका लाभ मिले। ऐसी बहुत सी लेडीज़ें हैं जो अपना पार्लर भी मतलब सैलून भी पूरा मैनेज करती हैं और घर का भी उतना ही करती हैं, और उसके बाद भी हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। हम चाहते हैं कि अनु भैया हम लोग की ब्यूटी इंडस्ट्री को बहुत आगे लेके जाए और बहुत से लाभ हम लोगों को मिले, और जो जगह एक हमें मिलनी चाहिए ब्यूटी इंडस्ट्री में वो हमें मिले। और जो अनु भैया अभी जीते हुए हैं
तो हम चाहते हैं कि वो हमारी ब्यूटी इंडस्ट्री में थोड़ा ध्यान दें। और आज अभी तक तो किसी ने ध्यान दिया नहीं है ब्यूटी इंडस्ट्री में कि महिला क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं। कुछ लोगों को तो यही नहीं पता होता है कि वो वोट देकर आए हैं तो पार्षद पद के लिए कौन उम्मीदवार था, महापौर पद का कौन उम्मीदवार था। जब हमने पूछा तो कहते बस वोट दे दिया। हमने कहा देखा नहीं आपने, तो नहीं बस दे दिया। उसका कारण राजनीतिक दलों की भी कमी है। राजनीतिक दलों का भी ये काम है कि वो जनता को एजुकेट करें, और वो किस तरह से करते हैं कि हम अपनी नीतियों सिद्धांतों को लेके जाते हैं। आज राजनीतिक दल पूरे के पूरे मीडिया पर निर्भर करते हैं। बिल्कुल। वो हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम उनकी बात जनता के सामने रखें, और हम रखते भी हैं, और उसका इल्जाम भी मीडिया के ऊपर लगता है कि आप लोग तो बस नेताओं की बात करते हो राजनीतिक पर। आज कोई भी राजनीतिक दल, आज जबलपुर में चुनाव हुए, क्या किसी भी राजनीतिक दल ने जाकर के किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पे अपने घोषणा पत्र को डिस्कस किया? चूंकि उन्होंने नहीं किया तो जनता को भी हमारे घर में कोई एक पर्चा फेंक गया होगा, हमने उसको देखा भी नहीं। आज उन्होंने चूंकि चीजें सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से नर्मदा में मिलने वाले गंदे जलों का मुद्दा उठाया, पर क्या इसके ऊपर कोई सार्वजनिक डिबेट हुआ? आज ब्रिटेन में अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर के डिबेट उनकी पार्टी के अंदर चल रहा है। जो भी प्रत्याशी हैं, मतलब एस्पिरेंट हैं, वो रोज आकर के बैठते हैं, अपनी बात करते हैं कि हम ये करेंगे, फिर उसमें धीरे धीरे एलिमिनेट होते जा रहे हैं। आखिरी में 2 बचे हैं, 1 बचे हैं इस मुद्दे पर। क्या जबलपुर की 12-14 लाख की पॉपुलेशन है, यहाँ पे एयर सर्विसेज शुरू हो गई हैं, देश के महाकोशल का सबसे बड़ा शहर है, संभागीय हेडक्वार्टर है। क्या ऐसे मुद्दों पे हमारे यहाँ सार्वजनिक बहस नहीं होना चाहिए कि जहाँ जनता उन नेताओं से सवाल करती है कि आप महापौर बनने के बाद ये काम करेंगे, या आपने ऐसा वायदा किया है? देखिए पंजाब का उदाहरण आया कि उन्होंने कहा हम 300 यूनिट बिजली हर महीने फ्री देंगे। अब जब वो निर्णय इम्प्लीमेंट करने का समय आया तो उन्होंने कहा इसमें ये शर्त है, इनको नहीं मिलेगी, इनको नहीं मिलेगी, इनको नहीं मिलेगी। अब लोग कह रहे थे हमको आपने ठग दिया, पहले तो ये नहीं कहा था। अगर आज कोई पूछता है, हम पूछना चाहिए लोगों को अंदर से कि आपने ये बोला है कि आप सिर्फ ऑर्डर कर देंगे, पर ये इम्प्लीमेंट कब होगा? आप हमको इसकी समय सीमा बनाइए। हम 5 साल तक अगर इंतजार करते रहेंगे तो 5 साल बाद आपके पास और बहाने होंगे। आज नर्मदा गंगा क्यों नहीं साफ हुई? करोड़ों रुपए खर्च, अरबों रुपए खर्च हो गया। उसके बाद भी बनारस में गंगा यदि गंदी है, उसमें जनता का भी दोष है, शासन प्रशासन जो लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। आपने कहा कि लोग क्वालिफाइड नहीं है, पर मेरा कहना था अगर हम लोगों पर ये दबाव कल से, आज उनको चुनाव जीते हुए मान लीजिए 10 दिन हो गए, वो जिस दिन चार्ज है उस दिन जबलपुर का कोई व्यक्ति पीछे पड़ जाए, पूरा मीडिया उनके पीछे पड़े कि साहब ये बताइए नर्मदा जी के कब, हम भी आपके साथ सहयोग करने के लिए तैयार है, वो सफाई करना हम भी करने को तैयार है। तो जब तक वो जन आंदोलन नहीं बनता है, तो जन आंदोलन तब बनता है जब नेता ईमानदार हो और जनता जो है उसके पीछे काम करने के लिए उतनी सिंसियर हो। ये दोनों का तालमेल नहीं होगा तो वो काम नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं लोग वादे जब करते हैं तो राजनीतिक दलों को ठीक है चुनाव जीत गए, उसके बाद वो समस्या बताएगा राज्य शासन से पैसा नहीं मिल रहा, मशीन का ऑर्डर कर दिया है, तरह तरह की। पर अगर हम जनता जागरूक रहेगी तो नेता के ऊपर दबाव बना रहेगा। और जनमत होता ही क्या है, अब प्रजातंत्र जो है वो एक मैं तो लोगों से बोलता हूँ कि प्रजातंत्र जो है ये शिक्षित लोगों का तंत्र होना चाहिए। आज जो आपने बात कही कि लोगों को यही नहीं मालूम किसको वोट दे के आ रहे हैं, लोग जाति के नाम पे देते हैं, मोहल्ले के नाम पे दे देते हैं। तो ये धीरे धीरे ठीक है, उसमें सुधार हुआ है कि ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, जागरूकता लोगों में आई है, जो अशिक्षित लोग उनमें भी आई है, पर अभी बहुत कुछ करने को बाकी है। और वो तभी होगा जब जनता में जागरूकता होगी और जनता अपने निर्वाचित प्रतिनिधि से सवाल पूछना शुरू करेगी। आपने ये कहा था, ये अभी तक नहीं हुआ, ये कब तक होगा ये बताइए, और क्यों नहीं हुआ ये भी बताइए। ऐसे ही बात अगर मैं कहूँ, जबलपुर शहर में बहुत सारे ऑफिस के हेड ऑफिस हुआ करते थे, धीरे धीरे कहीं भोपाल में, कहीं इंदौर में, कहीं ग्वालियर में वो शिफ्ट होते गए। और यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है वो उसके लिए कितना लड़ा कितना नहीं लड़ा आपके सामने है। जनता यही सवाल करती है लेकिन चुप हो जाती है। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आज ज़रूरत ये है कि युवा जो है वो संगठित होकर सवाल करे, आज जनता पब्लिक जो है वो संगठित होकर सवाल करे। आप देखिए, आप पूरे शहर में जो शराब की दुकानें जगह जगह खुल गई हैं, और आप देखेंगे कि ये जो फ्लाईओवर बन रहा है सारे उसके कॉर्नर्स पे, ये जो आपके छोटी लाइन से निकलेंगे आप मेडिकल के पहले तक पूरा पटा पड़ा रहता है। उसमें महिलाएं जा रही हैं, अपने कार्यालय से घर जा रही हैं, पूरी सड़क जाम रहती है, लेकिन प्रशासन चुप। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ से रेवेन्यू मिल रहा है। आप नेता के पास एक बार जाते हैं, हाँ मैं बिल्कुल मैं बात करूँगा, मैं कलेक्टर साहब से बात करूँगा, हो गया। जनता एक बार गई, 2 बार गई, चकाजाम किया, खत्म। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ ग्रामीण महिलाएं थी, बरगी में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, उसमें वो महिलाएं इकट्ठा हुई और एक साथ उन्होंने 7 दिन तक उनका विरोध किया, और आखिरकार प्रशासन को झुकना पड़ा, वहाँ से दुकान हटानी पड़ी, और वहाँ पे भी नेता था, वो उनके साथ में खड़ा था। देखिए, इसमें बड़ा अच्छा सवाल है ये, पर इसमें 2 विचारणीय प्रश्न है जी। पहली बात तो शराब पीता कौन है? जनता जी। अगर शराब की बिक्री कम हो जाए तो वो दुकान क्यों खोलेगा?
अगर वो रात में 5 बजे खोल देगा, सुबह सुबह तो 5 बजे लोग शराब पीने पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, कई जगह। 6 बजे मैंने देखा है। नहीं तो अब सामाजिक एक प्रजातंत्र है और जिस चीज की डिमांड है, मार्केट इकोनॉमी है, शराब बिक रही है, सारी दुनिया में बिकती है। हमारे यहाँ शराब के ठेके होते हैं, कई जगह तो किराने की दुकान में मिलती है, लोग जाके डिपार्टमेंटल स्टोर में शराब खरीद लाते हैं, वहाँ इस तरह की झंझट नहीं होती। हमारा समाज दूसरे तरीके का है। आपने जो बात कही, आज शहर के बीच में मार्केट में कई ऐसी जगह पे रिहायशी कॉलोनी में शराब की दुकानें खुली है। क्या जिन लोगों ने वो महंगे किराए की लालच में वो दुकानें शराब वालों को दी हैं, क्या उनको भी शर्म नहीं आना चाहिए कि हमारे आजू बाजू जो लोग रहते हैं उनको क्या कष्ट होगा? क्या सरकार को इस बारे में नियम नहीं करेगी कि रिहायशी कॉलोनी में, आज आप चाहे विजयनगर जाके देख लीजिए, चाहे रानीताल चौराहा देख लीजिए, जहाँ रिहायशी आजू बाजू, तो किसी न किसी व्यक्ति ने उनको किराए से दिया। मैं कई शराब वालों को जो 31 मार्च को ठेका होता तो उस दिन वो मुंह मांग के दाम देने को तैयार होता कि हमें कल सुबह से शराब बेच रहे हैं, एक दिन के लिए नहीं रुकता, क्योंकि सरकार को भी उससे रेवेन्यू आती है। दूसरी बात आपने आंदोलन की कही, उमा भारती प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो आंदोलन करने के लिए शराब की दुकान में ईंट फेंका, मुख्यमंत्री से मिली, उनको जन समर्थन नहीं मिला। अगर उमा भारती के साथ किसी दुकान के विरोध में 10,000 जनता खड़ी हो जाती तो राज्य शासन को भी मजबूर होकर के उनके पक्ष में निर्णय लेना पड़ता। पर हमारे यहाँ दबाव चलता है। देखिए, जनतंत्र में दबाव भी बहुत काम करता है। आज अगर किसी कॉलोनी की सारी महिलाएं वहां बैठ जाएंगी तो प्रशासन की हिम्मत नहीं होगी उस दुकान को करे। दूसरी बात है, शराब बेचने वाले कौन लोग हैं? सबसे बड़ी बात जो हमारे यहाँ गठजोड़ है शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का। आज अगर आप जबलपुर में सर्वे करा लीजिए तो अधिकांश शराब के ठेके, रेत के ठेके, गिट्टी का काम, जितना भी माइनिंग का काम, ये कौन लोग करते हैं? इनके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग हैं। और हमारा मीडिया भी, हम तो कहते हैं कि मीडिया में भी एक माफिया पैदा हो गया है। एक नेक्सस जो बना हुआ गठजोड़ समाज में, वो आज ऐसा हो गया है कि आम आदमी उससे भयभीत होता है। आम आदमी पुलिस को देख के नहीं डरता, आम आदमी असामाजिक तत्व से ज्यादा डरता है। डरना किससे चाहिए? पुलिस वाले से। पर वो एक मोटरसाइकिल में 3 लोग बैठ के जाते हैं, पुलिस वाले से नहीं डरते। मगर अगर कोई वहां पे आगे ऐसा व्यक्ति खड़ा हो दबंग टाइप का, वो उनको जोर दे देगा तो वो उसके सामने झुक करके चुपचाप चले जाएंगे। ये स्थिति बदलना चाहिए। हम आज समाज का दबाव अगर कम हो जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व हावी होंगे ही। शराब का बिजनेस जिस तरह से बढ़ रहा है और उसके पीछे पूरी की पूरी राजनीतिक लॉबी लगी हुई है, तो फिर कौन सरकार उसको रोकेगी? चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, कांग्रेस की हो, किसी अन्य पार्टी की हो। दिल्ली का उदाहरण सामने है। उन्होंने शराब में आम आदमी पार्टी जो है वो शराब की, वो कह रही हमारे रेवेन्यू से बढ़ गई, हमने एक निर्णय लिया, उसकी सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। ये चीजें विचारणीय है। शराब बंद करने मात्र से बिहार में नहीं है तो लोग यूपी जाके बॉर्डर जाके, एक ट्रेन है वो वहाँ बॉर्डर क्रॉस करके शराब पी के आ जाते हैं। गुजरात में शराबबंदी पर लोग कहते हैं आप मांगिए तो पान की दुकान वाला कहीं से जाके दे देगा। हमारे यहाँ ड्रग जो है वो प्रतिबंधित है, पर लोग कहते हैं हमारे जबलपुर के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पान की दुकान में मांगो तो आपको शाम को ड्रग मिल जाएगा, लोग पकड़े। तो इनमें कहीं ना कहीं हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारा जो समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, यदि वही बुराई फैला रहे हैं तो फिर उसको कौन रोकेगा? भाई डॉक्टर अगर जहर का इंजेक्शन देगा तो फिर मरीज कहाँ से बचेगा? पुलिस का एक भय भी एक हुआ करता था, वो खत्म सा हो गया। आप देखेंगे कि ट्रैफिक के लिए हम बात करते हैं और दोनों जो महापौर पद के प्रत्याशी खड़े थे उन्होंने कहा था कि हम शहर के ट्रैफिक को सही कर देंगे और शहर को स्मार्ट सिटी तो बनाएंगे लेकिन नंबर 1 सिटी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? आप शाम को निकलिए, एक पुलिस वाले की गाड़ी नहीं निकलती है। मेरा तो आंखों देखा हाल ये है कि पुलिस वाले की गाड़ी निकलती है, बकायदा सबको चिल्लाता है, कोने से जाता है, वो भी अपनी बाटली को लेता है, चुपचाप रखता और जाने लगता। तो मैंने कहा वर्दी पहने हो ना, क्या कर रहे हो? अरे डांट दिया ना मैडम, तो कहाँ हैं आप? नहीं, वो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। पुलिस का भय क्यों खत्म हो गया? आपको जबलपुर में कई जगह पुलिस वाले खड़े होकर के चालान करते मिलते हैं। किस बात का चालान कर रहे हैं? पहले मास्क का करते थे तो हेलमेट का नहीं करते थे। बिल्कुल। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला हुआ है कि आपको 2 पहिया वाहन पे बैठने वाले व्यक्ति जो चालक है उसको हेलमेट लगाना पड़ेगा। पूरे देश में हर जगह सीसी कैमरे लग गए हैं। अगर हम इस चौराहे पे कुछ गलत काम करके चले जाएंगे तो हमको अगले चौराहे पे रोका जा सकता है। बिल्कुल। आप जितने विकसित देश हैं, जो लोग आके दुबई की तारीफ करते हैं, वहाँ किस बात की तारीफ होती है? यदि आपने गाड़ी यहाँ पे स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर की है, हमारे यहाँ भी हाईवेज पे हो गया है, आपने अगर स्पीड लिमिट को क्रॉस किया तो अगले टोल पे आपको फाइन हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपके खाते में से उतने पैसे कट जाएंगे, आपने स्पीड लिमिट को क्रॉस किया। तो अगर रानीताल चौराहे से कोई व्यक्ति बिना हेलमेट के मान लीजिए पुलिस की पकड़ से भाग गया तो उसको बलदेवबाग चौक पर पकड़ा जा सकता है। इतना कम्युनिकेशन है। जब हत्यारे को पुलिस उसी सीसी कैमरे से पकड़ती है। हजारों गाड़ियां जिस चौराहे से निकल रही है तो पुलिस का डर नहीं है। जब सबको ये मालूम है 50 रुपए दे के हम छूट जाएंगे,
तो फिर वो नहीं डरेगा आदमी। लेकिन जिस दिन हो जाएगा नहीं आपको हेलमेट अगर नहीं पहने तो आपको जुर्माना ही नहीं होगा, हम आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त कर देंगे और कुछ दिन आपकी गाड़ी थाने में खड़ी रखेगी, आपको गाड़ी ही नहीं मिलेगी। ये सारी दुनिया में इतना स्ट्रिक्ट कानून होता है कि इतने फाइन के बाद ड्राइविंग लाइसेंस फ्रीज हो जाएगा आपका। तो जब तक आप, मेरी बेटी चंडीगढ़ में रहती थी, उसने एक दिन ये लाइन क्रॉस कर दी येलो लाइट पे, उन्होंने उसको तुरंत रोका, 300 रुपये का फाइन किया, ड्राइविंग लाइसेंस सीज कर 3 महीने बाद आपको मिलेगा। 3 महीने बाद उसका ड्राइविंग लाइसेंस जबलपुर आया, जबलपुर से इशू करके दोबारा गया, तो वहाँ दोबारा आपको डर लगेगा कि आप नहीं लाइन क्रॉस नहीं करेंगे। पर हमारे यहाँ वो चालान के मतलब चालान के नाम पे जो वसूली हो रही सब देखते हैं उसको, ऐसा नहीं है। और पूरी पुलिस का कॉन्सेंट्रेशन उस चौराहे पे से उन लोगों को रोकना है जिनसे वो पर वो ये भी देखती है कि आप अगर जा रही है तो उसको लग जाएगा कि नहीं इनसे पैसे नहीं मिलेंगे, तो आपको नहीं रोकेगा वो। ये भी कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि आज वहाँ भी कोई ना कोई नेता रहता होगा, कोई ना कोई प्रभावशाली व्यक्ति रहता होगा। जब पूरा हाई कोर्ट इतने वकील है, इतनी जनहित याचिका, लेकिन कोई भी जनहित याचिका, वकील लोग दिन भर निकलते हैं, वो रोज चाहे तो जनहित याचिका लगा सकते हैं। मगर अब हर चीज में हम कॉमर्शियल हो गए हैं, तो वो पुलिस को भी धीरे धीरे लगता है कि ठीक है इनको रोकने से क्या फायदा, वो सोचता है कि इनको रोकने से क्या फायदा। हम है तो हम प्रेस का रौब देते हैं, नेता है तो नेता का रौब देता है। कोई साइकिल स्टैंड के पैसे नहीं देना चाहता, लोग प्लेटफॉर्म टिकट नहीं खरीदना चाहते, 10 रुपए की प्लेटफॉर्म टिकट आती है पर स्टेशन साफ चाहिए, प्लेटफॉर्म टिकट नहीं खरीदेंगे। इन चीज़ों में कहीं ना कहीं हमें एक संस्कारधानी है, संस्कारधानी। वो संस्कारधानी की पहचान क्या है, तो किस बात के लिए संस्कारधानी जानना चाहती है। इंदौर से ये साफ सिटी हो गया, भोपाल राजधानी है, ग्वालियर बड़ा ऐतिहासिक शहर, हम कहाँ में जाने जाते हैं। हम तो ये भी सोचते हैं जबलपुर की पहचान क्या है, खोए की जलेबी, बचा खोचा भेड़ाघाट की दुर्दशा जाके देख लीजिए। विश्व प्रसिद्ध कहेगा विश्व प्रसिद्ध है वो। तो हम ये आत्ममुग्धता है, इससे निकलना चाहिए हमको कि नहीं हम बहुत बढ़िया हैं। हम नहीं हैं, हम बहुत पीछे हैं। हमें आगे बढ़ने के लिए जो करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे हैं, और उसको करने के लिए कहीं ना कहीं हमें एक ईमानदार प्रयास चाहिए, एक कॉम्बिनेशन भी चाहिए। आज अन्नू के सामने एक मौका है कि कांग्रेस पार्टी का महापौर, भारतीय जनता पार्टी का सदर, अभी वो काफ़ी आयु उनकी कम है, वो चाहे तो बहुत राजनीति में लंबी पारी खेल सकते हैं। बिल्कुल। और ऐसे मौके भी कम मिलते हैं जब आपको एक समन्वय बना करके अपने नेतृत्व को प्रूव करने का मौका मिलता है। और निश्चित रूप से राजनीतिक खींचातानी होगी, हो सकता है कल उनके मध्य प्रदेश शासन से और उनके बीच में तकरार हो, पर उनको कहीं ना कहीं समन्वय बना के यदि काम करेंगे तो मुझे लगता है कि उनका राजनीतिक भविष्य तो उज्जवल होगा ही, लेकिन शहर का भी फायदा होगा, शहरवासियों को भी फायदा होगा। इस जीत में एक चीज़ सामने नजर आई, वो ये कि तनख्वाह जी से लेकर, अगर मैं बात करूं क्योंकि वो राज्यसभा सांसद हैं, फिर विधायकों की बात करूं, और नीचे अगर मैं पार्षदों की बात करूं, पूरे टीम वर्क लगा। ऐसा लगा कि सबने मिलकर प्रयास किया है हमको अन्नू को जिताना है। वो कमी हमें बीजेपी में नजर आई, क्योंकि हमने ये देखा कि जब सीएम आते थे सारे लोग एकत्रित होकर रैली निकाल रहे हैं, सीएम चले गए सब इधर से उधर। तो एक सवाल जनता का ये रहा कि कार्यकर्ताओं के हौसले जो हैं वो पस्त पड़ जाते थे, या उनको हौसला अफजाई नहीं मिली, प्रॉपर तरीके से जनसंपर्क नहीं हो पाया, या लोगों में वो टीम वर्क नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं हर कोई बिखरा सा नजर आया। क्या लगता है आपको? देखिए, इसके दोनों पहलू हैं। जो शुरुआत में हुई कि अब भारतीय जनता पार्टी के नगर संगठन के ऊपर आक्षेप लगे जी, उन्होंने सफाई में यह कहा कि यदि हमारा संगठन ग्राउंड लेवल पे कमजोर होता तो हमारे पार्षद कैसे जीतते। दोनों बातें हैं। अब वो ये भी होता कई बार विराट कोहली अब नहीं चल रहा आजकल। कांग्रेस को एक फायदा ये था, फायदा एक मतलब जिसको कहें कि चूंकि वो लगातार हारते चले आ रहे थे, तो जब व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता तो उसके पाने की चाहत ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल। और बीजेपी का पेट भरा था तो उनको शायद लग रहा था कि नहीं हम जाएंगे मैदान में और अपने चौके छक्के मार के मुकाबला जीत लेंगे। वो इस बार नहीं हो पाया, और हर बार नहीं होता है। 1975 में क्रिकेट का जो विश्व कप था तो उसमें 2 बार की चैंपियन वेस्ट इंडीज फाइनल में खेल रही थी भारत के सामने। भारत जो है 183 रन पे आउट हो गया पहले। तो उनके पूर्व कप्तान ने कहा कि जनता के पैसे भी वसूल नहीं हुए विश्व कप फाइनल देखने, करोड़ों रुपए के, लेकिन बाद में उस मैच में भारत जीत गया। क्यों जीत गया? क्योंकि भारत को जीतने की जरूरत थी कि हम पहली बार फाइनल में पहुंचे, और अगर बाद में पता नहीं दोबारा कभी आएंगे नहीं, आज हम जीत गए तो विश्व चैंपियन बन जाएंगे। वेस्ट इंडीज को एक मतलब ओवर कॉन्फिडेंस था, कह रहे हम तो अभी जाएंगे चुटकी बजा के मैच जीत लेंगे 183। कई बार ऐसा होता है राजनीति की, जहां भी मुकाबला होता है कि जो पुराना चैंपियन है उसको ये लगता है कि नहीं ये तो मेरे लिए मामूली बात है, मैंने कितनों को हराया तो ये। तो जबलपुर में वही हुआ है। और जो मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस, विवेक तनखा जी खुद 2 बार बुरी तरह से लोकसभा चुनाव हारे थे, तो उनके मन में भी कहीं ना कहीं एक भावना थी कि कम से कम एक बार तो मेरे नेतृत्व में जीते तो मैं ये तो कह सकता हूँ अपनी पार्टी के सामने भी जाकर के कि नहीं, मैं जबलपुर की जनता द्वारा ठीक है लोकसभा में खारिज कर दिया गया, पर आज अभी भी जबलपुर मेरी क्रेडिबिलिटी है। तो कांग्रेस उस तरीके से चुनाव लड़ी, और थोड़ा सा उनको एडवांटेज ये हुआ कि 2018 के चुनाव में
जो उनके 3 विधायक जीत के आए थे, जी। वो एक उनकी स्ट्रेंथ बनी। और भारतीय जनता पार्टी उस लेवल पे कहीं ना कहीं कमजोर पड़ी क्योंकि उनके पास जो क्षेत्रीय सूबेदार थे वो चेहरे नहीं थे। बिल्कुल। और राकेश सिंह की अपनी एक वर्किंग स्टाइल है, वो लोकसभा का चुनाव जीतते हैं, काफ़ी भारी बहुमत से जीतते हैं, तो उनमें एक नेचुरली एक अलग ढंग की फील आती है, ठीक है मैं तो जीत जाऊंगा चुनाव, पर कहीं ना कहीं वो जनता से सीधे कनेक्ट करने में उतने सफल नहीं हो पाए। और या पर उन्हें लगा होगा कि ठीक है ये महापौर का चुनाव है, संगठन लड़ देगा, पार्षद जो है वो मोहल्ले के लेवल पे हमारे लड़ ही रहे हैं, संगठन है, तो होता है कई बार चूक हो जाती है, इसमें वो नहीं है, बड़े बड़े सूरमा भी हार जाते हैं। हाँ, लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो सबक है, कांग्रेस के लिए भी सबक है, कांग्रेस के लिए भी ये सबक है कि उसको पश्चिम विधानसभा क्षेत्र जैसे में केवल 1100 वोट की लीड मिली अन्नू को, जबकि अन्नू खुद इस क्षेत्र में रहते हैं, अन्नू खुद इस क्षेत्र में रहते हैं। वहां से आप देखिए जबलपुर के सभी विधानसभा क्षेत्रों से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ज्यादा जीत गए। कैंट विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का सफाया हो गया, कांग्रेस के बड़े बड़े जो पार्षद थे, जो दिग्गज पार्षद थे, वो सारे सारे चुनाव हार गए, या उनकी पत्नी या परिवारजन वो भी चुनाव। तो ये उलटफेर स्थानीय चुनाव में चलता रहता है। लेकिन दोनों पार्टियों को जनता ने अपने अपने तरीके से सबक दिया कि आप ज्यादा इतराइए मत और आप ज्यादा घबराइए मत, और आगे के मुकाबलों में आपको जैसे है ना छमाही परीक्षा में कम नंबर आ गए तो वो इसका संकेत है कि आपको एनुअल में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। टोटल ये कह सकते हैं कि आने वाले विधानसभा के लिए मामा जी को कमर कसनी पड़ेगी और कांग्रेस को भी धरातल पर जाकर कार्य करना पड़ेगा। निश्चित रूप से कांग्रेस को एक मजबूत विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी को जनता के सामने अब ये कह के आना पड़ेगा कि हमने ये किया है। आज मैं आपको ये मतलब बताऊंगा कि जबलपुर के चुनाव महापौर के भारतीय जनता पार्टी के हारने का एक कारण ये भी रहा कि आप जनता को कॉन्क्रीट ये नहीं बता पाए कि हमने पिछले 15 साल में ये क्या किया। आपने नंबर 1 शहर बना देंगे, ये कर देंगे, ठीक है सभी शहरों का विकास हो रहा है, स्मार्ट सिटी है, लेकिन आप जनता को एक चीज को ये बता देते कि हमने ये कर दिया है। बहुत सारे काम जो है फ्लोर पर है, तो बहुत सारी गाड़ियां आने वाली हैं पर आ एक भी नहीं रही है, तो आप स्टेशन पे खड़े खड़े परेशान हो जाते हैं, एक जाएगी तो हमारी भी आ जाएगी, पर यहाँ एक भी गाड़ी नहीं आ रही, सब जगह खोदा ही खोदा पड़ा है। तो लोगों को भी उसकी भी नाराजगी, तो उसको ये उसका गुस्सा जो उन्होंने महापौर प्रत्याशी भी उतार दिया। पार्षद ने उसको लगा कि चेहरे नए हैं, ये तो हमारे यहाँ रोज मिलते जुलते हैं, चलो भाई इनको वोट दे दो। तो वो अगर भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी होती तो पार्षद नहीं जीतते, और कांग्रेस से अगर बहुत खुश होते तो पार्षद भी जीतते। तो जनता ने एक मिला जुला एक अपना मैसेज दे दिया दोनों पार्टियों को कि आपको भी बहुत सतर्क होकर आगे चलना है, अगली परीक्षा में ज़्यादा तैयारी के साथ उतरना है। अब जो ठीक से अपना काम कर लेगा, पढ़ लेगा, रिवीजन कर लेगा, पास हो जाएगा, नहीं तो जनता जनार्दन जो चाहेगी। कुल मिला के ये कहें कि जो पहले के नेता हुआ करते थे कि 5 साल में एक बार झलक दिखला दिया, वो ऐसा नहीं चलेगा। आपको 5 साल में प्रॉपर तरीके से काम करना पड़ेगा। और अब जनता ने मेरे ख्याल से एक मन बना लिया है कि आपने शपथ ग्रहण किया, आपका काउंटडाउन शुरू। देखिए अब बड़े से बड़े सुपरस्टार की फिल्म सिल्वर जुबली नहीं मनाती है। हम लोग के जमाने में फिल्म सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली 2-2 साल चलती थी। बिल्कुल। अब 300 करोड़ 400 करोड़ 500 करोड़ कमा के फिल्म 1 हफ्ते के अंदर उतर जाती है, कोई याद भी नहीं करता। फिर प्रधानमंत्री को हम लोग 2-4 साल में अपने शहर में आके देखते थे, तो उनको देखने की भी झलक पाने के लिए एक आदमी में वो। अब हमको प्रधानमंत्री दिन में 200 बार दिखता है, हम किसी बड़े फिल्म स्टार को सैकड़ों बार टीवी में देखते हैं। तो लोगों के अंदर ये फील आ गई है कि एक चीज जो आप हमें देते हो तुरंत पुरानी हो जाती है। सोशल मीडिया का युग है, अब मीडिया हर किसी के हाथ में मीडिया पर्सन हो गया हर आदमी। तो कहीं ना कहीं अब नेताओं का ऑडिट मिनट टू मिनट हो रहा है, तो ना रोज हिसाब देना पड़ेगा। और जनता इस बात को कहती है, देखिए आपने कुछ कहा, आज नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर जो कमेंट किए थे कि डॉलर जो है इनकी उम्र के बराबर हो गया, वो लोग आपको क्लिप निकाल करके दिखा देते हैं कि देखिए साहब आपने ये कहा था। नवजोत सिंह सिद्धू जब बीजेपी में थे तो वो सोनिया जी के खिलाफ बारे में या राहुल के खिलाफ बारे में क्या बोलते थे और अब क्या बोलते थे, तो लोग उसको कंपेयर दिखा देते। तो अब नेताओं को भी ये समझना पड़ेगा कि जिस आईटी के युग में वो हैं तो उन्हें वैसा ही बिहेव करना पड़ेगा जैसा कि आज टेक्नोलॉजी आ गई है या संचार क्रांति। हर आदमी जो है ओवर इन्फॉर्म भी तो है। आज एक जमाने में महिलाएं थी, आज महिलाएं भी पेपर पढ़ती हैं, मैगजीन पढ़ती हैं, सोशल मीडिया पे जाती हैं। हमारे पास यूट्यूब में इतने इन्फॉर्मेशन है। माने हम पत्रकार लोग हैं, एक ज़माने में हमारे पास डिक्शनरी होती थी, एनसाइक्लोपीडिया, अब हम 2 मिनट में गूगल से इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, किसी का पुराना रिकॉर्ड निकालना हो। उसके कारण नेता को सजग रहना पड़ेगा। जो हम राजनीतिक समीक्षा की बात कर रहे थे कि
अभी जिन्होंने चुनाव जीता है उनको भी कमर कसनी पड़ेगी और जो हार चुके हैं उनको भी कमर कसनी हाँ, पड़ेगी, उनको जनता क्योंकि के बीच में आना था ना। विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं। हाँ, आपको फिर से जनता के पास जाना ही पड़ेगा, हाथ जोड़ना ही पड़ेगा, तो जनता हिसाब मांगती है जी। पर एक अगर आप मिशन के रूप में उसको देते हैं और आपको लगता है कि नहीं हमें जनता की सेवा करना है, सार्वजनिक जीवन में रहना है, तो आप किसी भी व्यवसाय में हो उसमें से समय निकाल के कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये टाइम मैनेजमेंट का खेल है, हर व्यक्ति के पास उतना ही समय होता है। तो जो हारा है उसको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो ये कहे कि नहीं था मैं तो जीतने के लिए आया था, तो फिर उसकी जो मंशा है उसमें सवाल उठता है। अगर आप जनता की सेवा के लिए आए तो अगर जनता ने आपको विपक्ष का दायित्व दिया है तो आप चौकीदारी का काम करिए, क्या दिक्कत है उसमें। जनता ने आपको इतने वोट तो दिए ही हैं, टोटल रिजेक्ट तो किया नहीं, जमानत जब्त तो हो ही नहीं है, तो आप एक सम्मानजनक विपक्ष के रूप में रहिए और शहर के विकास में अपना योगदान दीजिए। डॉक्टर जामदार जी ने ये कहा कि अन्नू जी जो भी फैसला लेंगे उसमें उनके साथ में खड़ा रहूंगा और शहर विकास के लिए मैं साथ भी दूंगा। ठीक है, तो प्रजातंत्र का एक तकाजा है कि यहाँ पे विपक्ष जो है शत्रु तो होता नहीं है, फैसला जनता करती, कोई तलवार से तो होता नहीं है हमारे देश में जी। तो ये परंपरा रही है और अच्छी है, होना भी चाहिए। और जीते हुए प्रत्याशी को भी हारे हुए प्रत्याशी के अनुभव या उससे कभी कभी सलाह करते रहे, क्या बुराई है। दोनों लोग मिलकर के शहर विकास के लिए काम करेंगे तो मुझे अच्छा लगता है, परिणाम जो है वो ज़्यादा बेहतर आएंगे। शहर का भला होगा, शहर का भला होगा तो सबका भला होगा, सीधी बात ये है। तो बहुत उम्दा आपने जानकारियां भी दी और साथ ही साथ आपने बताया कि क्या जनता की नब्ज कहती है, क्या जो नेता है वो सोचता है और किस आधार पर उसे कार्य करना चाहिए। और ये हमारा जो कार्यक्रम था वो राजनीतिक समीक्षा, वो यही आपको बताना था कि जो आने वाले चुनाव हैं उसमें किस प्रकार से अब जो पार्टीज के लोग हैं उनको तैयारी करनी है और जनता को किस प्रकार से तैयार रहना है उन वादों का हिसाब लेने के लिए जिनका पार्टीज ने किया है, चाहे वो पार्षद हो या फिर महापौर, क्योंकि शहर आपका है और शहर के विकास के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। जब आप जागरूक होंगे तभी सवाल आप कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार।